जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेयर करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून के करंट अफेयर्स कैसे रहेगा सेशन। टोटल 22 न्यूज़ को कवर किया गया है, जिसमें स्टैटिक पोर्शन और इनसे रिलेटेड न्यूज़ को भी साथ में कवर करेंगे। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, डेली मंथली वीकली हर प्रकार की पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक यूजर आईडी दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या विजिट की, गुजरात उन्होंने विजिट किया और इसी दौरान उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए वो 21,000 करोड़ रुपीज़ के उन्होंने वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इसी दौरान उन्होंने कई जगह विजिट भी की, कई जगह उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया। तो जो जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो एक टेम्पल इंपॉर्टेंट है, श्री कालिका माता टेम्पल। इसका रीडेवलपमेंट किया गया और इसका इनॉग्रेशन किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है? श्री कालिका माता टेम्पल। ये गुजरात में स्थित है और गुजरात के भी पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पंचमहल जिले में ये स्थित है और पंचमहल जिले में एक हिल है, एक पर्वत है जिसका नाम है पावागढ़। पावागढ़ उस जगह का नाम है, उस हिल का नाम है, उस पर्वत का नाम है जहाँ पर श्री कालिका माता टेम्पल स्थित है और यहीं पर इन्होंने इनॉग्रेशन किया। दूसरी जगह इन्होंने विजिट की विरासत वन। विरासत वन कहाँ पर स्थित है? ये है जयपुरा विलेज में और जयपुरा विलेज अगेन पंचकुला पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है जयपुरा विलेज और जयपुरा विलेज में स्थित है विरासत वन। और इन्होंने रिसेंटली विरासत वन भी इन्होंने विजिट किया, तो इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट बनती है। अगली इंपॉर्टेंट बनती है गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इन्होंने रिसेंटली गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, यानी फाउंडेशन स्टोन के, इनॉग्रेशन नहीं फाउंडेशन स्टोन के, यानी अब बनने जा रहा है ये यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कुंडेला विलेज। और कुंडेला विलेज कहाँ पर है? वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है गुजरात के। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिए, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुंडेला विलेज जो कि वडोदरा में स्थित है, विरासत वन जो कि जयपुरा विलेज पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है, और श्री कालिका माता टेम्पल जो कि पावागढ़ पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पावागढ़ हिल स्टेशन पर स्थित है, याद रखिए। गुजरात की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है और यहाँ के तीन इंपॉर्टेंट डांस है, गरबा, डांडिया और बवई। गरबा, डांडिया और बवई। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेज मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिक वुमेन्स इन गुजरात। इसी विजिट के दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को भी इन्होंने लॉन्च किया। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर मातृशक्ति मदर पावर योजना स्कीम। तो इस स्कीम का क्या मकसद? इसकी स्कीम का सिंपल मकसद है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, जो लैक्टेटिक वुमेन्स है, उनको उनकी केयर करना, यानी जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम करना, यानी और इनके हेल्थ को ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिव मदर्स के लिए मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। जिसमें ये 2 केजी तो चिकपीस पर प्रोवाइड करेंगे, चिकपीस जो कि जिन्हें चने बोलते हैं हिंदी में, और 1 केजी तूर की दाल और 1 केजी एडिबल ऑयल। ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी इन एवरी आंगनवाड़ी सेंटर्स इन गुजरात। ये गुजरात के लिए लॉन्च की गई स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की, लेकिन गुजरात के लिए लॉन्च की है, याद रखिए। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 18 जून 2022 को, जो कि इसका आउटले जो इनिशियल आउटले है 811 करोड़ रुपीज़ का रखा गया है, लेकिन आने वाले 5 सालों में इसे 4,000 करोड़ रुपीज़ का स्पेंड किया जाएगा इस स्कीम में। 4,000 करोड़ रुपीज़ अगले 5 सालों में स्पेंड किया जाएगा इस मातृशक्ति योजना में, लेकिन इनिशियली 811 करोड़ रुपीज़ का फंड आउटले रिलीज़ किया गया है, ये याद रखिए। और स्कीम कहाँ से लॉन्च की गई है? वडोदरा गुजरात से लॉन्च की गई है। इससे रिलेटेड रिसेंटली राजस्थान ने एक अंचल स्कीम लॉन्च की। अंचल स्कीम का सिंपल यही मकसद है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, और ये करौली डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई थी, ये याद रखिए, करौली डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। अगली न्यूज़ है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वाज रिसेंटली इन न्यूज़। अभी रिसेंटली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम न्यूज़ में थी। ASGB स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम न्यूज़ में क्यों थी? देखिए, अभी रिसेंटली क्या है कि इस स्कीम का सब्सक्रिप्शन ओपन किया गया है, यानी इस बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन ओपन किया गया है। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी लिमिटेड टाइम के लिए ओपन हुआ है और इसका जो पर ग्राम प्राइस रखा गया है वह रखा गया है 5,091 पर ग्राम। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई रिसेंटली इन न्यूज़ की, जो कि खास इंपॉर्टेंट बनती नहीं है। इंपॉर्टेंट बनती है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या चीज़। इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन द नवंबर 2015 में से लॉन्च किया गया था। और ये बॉन्ड्स जो इशू करता है हर साल, वह इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इन बॉन्ड्स को इशू कौन करता है, तो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे इशू करता है।
अब बात करते हैं इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मिनिमम 1 ग्राम तो इन्वेस्ट करना ही होगा। अगर आप इंडिविजुअल और HUF हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज से हैं, तो आप मैक्सिमम 4 kg का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रस्ट एंटिटीज़ है तो वही मिनिमम तो आपको 1 ग्राम इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम करना है तो 20 kg का आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो इसका 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। लेकिन अगर आपको इसे 8 साल से कम में अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा। आप कम से कम 5 साल से पहले एग्जिट नहीं कर सकते हैं। 5 साल के बाद अगर आप चाहे तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 8 साल का है। इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको 2.5% की दर से, 2.5% का इंटरेस्ट इस पर मिलेगा। और ये इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल है, ये इंटरेस्ट अर्निंग आपकी टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपको इससे कैपिटल गेन होता है, जैसे आपने कम रेट में खरीद लिया, ज़्यादा रेट में बेच दिया, तो आपको जो गेन हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, उसे बोलेंगे कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये एग्जेम्प्टेड है। 2 चीज़ें ये याद रखिए। और अगर आपको इसका दूसरा बेनिफिट ये है, अगर आपको लोन चाहिए तो ये एज ए कोलेट्रल भी काम करेगा। ये डिजिटल लोन, ये बॉन्ड एज ए कोलेट्रल भी काम करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट बनती है। अगली न्यूज़ है, पीयूष गोयल इनोग्रेट्स मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल रिसेंटली पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है, इन्होंने रिसेंटली मैंगो फेस्टिवल कहाँ होस्ट किया, तो ये होस्ट हुआ बेल्जियम में। बेल्जियम जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर पहली बार मैंगो फेस्टिवल आयोजित हुआ। इसका सिंपल मकसद यही है, यूरोप में मैंगो का जो यूज़ है, जो क्रेज़ है, उसको बढ़ावा देना, मैंगो का इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना, ये मेन उद्देश्य है मैंगो फेस्टिवल का। इसमें कई मैंगोज, वेराइटी ऑफ मैंगोज को शोकेस किया गया है। ये फर्स्ट टाइम होस्ट हुआ। बेल्जियम की बात करें तो बर्सेल इसकी कैपिटल है और यूरो यहाँ की करेंसी है, यूरो यहाँ की करेंसी है। और रिसेंटली यूपी ने दशहरी मैंगो का जो ब्रांड नाम है, उससे ब्रांड नेम को चेंज करके काकोरी ब्रांड नाम कर दिया है, काकोरी ब्रांड। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंस MOU विथ बायोजूस फॉर स्कूल एजुकेशन। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अपनी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, इसमें क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए रिसेंटली बायोजूस के साथ MOU साइन किया है। अब बायोजूस डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा इसमें आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये 4 to 10 क्लास के लिए लॉन्च किया गया है, ये इनिशिएटिव 4 to 10 क्लास के बच्चों के लिए, याद रखिए। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश टैब्स प्रोवाइड करेगा टू गाइड स्टूडेंट्स, गाइड्स करने के लिए टैब्स हर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा, याद रखिए। टू इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन, रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ बायोजूस। अगली न्यूज़ है, इंडियाज फर्स्ट रोड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टील स्लैग इनोग्रेटेड इन सूरत, गुजरात। गुजरात के सूरत में रिसेंटली एक रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और वह जो रोड है वह बनी किस चीज़ से है, स्टील स्लैग से। अब स्टील स्लैग क्या होते हैं, जैसे स्टील यानी जो लोहा बनता है या फिर स्टील बनती है, तो उसका जो वेस्टेज होता है, यानी जो उसका जब वो उबलता रहता है, लोहा जब लोहा उबलता है तो उसके उबलने के साथ में जो वेस्टेज ऊपर जो थोड़ा थोड़ा वेस्टेज हो जाता है, वो वेस्टेज किसी काम का नहीं होता, वह एक तरह से वेस्ट फेंकने के काम में ही आता है। लेकिन उसे ना केवल फेंकने के बजाय, उसे फेंकने के बजाय क्यों ना उसका रोड कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो इसी चीज़ के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा, और जो कि रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा हेड किया जाता है। और रिसेंटली इन्होंने इसका रोड कंस्ट्रक्ट करवाया, इससे रोड बनी, और ये रिसेंटली इनोग्रेट भी हो चुकी है। कहाँ पर, सूरत, गुजरात में। तो याद रखिए, रामचंद्र प्रसाद जो कि स्टील मिनिस्टर, इन्होंने रिसेंटली 1 किलोमीटर की 6 लेन रोड, अभी रिसेंटली इन्होंने जो हाईवे है इसका इनोग्रेशन किया है। रिसेंटली अगर इनकी बात करें, NHAI की बात करें, तो द नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसके अंतर्गत आती है, एक नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने रिसेंटली IIT रुड़की के साथ MOU साइन किया है, ताकि जो टेक्नोलॉजी है इन द हाईवेज, इसको इम्प्रूव किया जाए। दूसरा, रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 75 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट करके 105 घंटे में रिकॉर्ड बनाया है, और ये NH 53 में बनाया है, NH 53 में, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिए, 75 किलोमीटर का हाईवे बनाकर 105 घंटे में, यानी 4.5 दिनों में बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 में हम हाईवेज या रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, याद रखिए।
अगली न्यूज़ है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंट्रोड्यूसेस धन संचय। धन संचय एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। तो ये रिसेंटली धन संचय किसने लॉन्च किया है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, LIC ने इसे लॉन्च किया है, जिसका मिनिमम जो टर्म है वो 5 साल का है और मैक्सिमम 15 साल का है। ये आपको लाइफ सेविंग भी प्रोवाइड करवाता है प्लस आपको सेविंग भी प्रोवाइड करवाता है। 2 चीज़ें इसमें साथ चलती है धन संचय स्कीम में। तो याद रखिए, धन संचय स्कीम किसने लॉन्च की है? LIC ने इसे लॉन्च की है, जिसके चेयरमैन का नाम है MR कुमार और ये फॉर्म हुई थी 1956 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली LIC ने बीमा रत्न भी इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया था, बीमा रत्न। और रिसेंटली इडेलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस कैश एडवांस स्कीम भी लॉन्च की थी इंश्योरेंस में, यानी आपको ट्रीटमेंट से पहले ही कैश दे दिया जाएगा। ये स्कीम किसने लॉन्च की? इडेलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने। और रिसेंटली फिनो पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ टू प्रोवाइड इंश्योरेंस पॉलिसी टू द शॉप ओनर्स, और जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए। अगली न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस पेमेंट विजन 2025। मैंने कल परसों ही आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन छोटी चीज़ में थोड़ी बहुत ही आपको चीज़ें बताई थी। अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ऐड करके लेकर आया हूँ इस पेमेंट विजन 2025 में। तो क्या क्या विजन रखा गया? इसका विजन सिंपल है कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको 2025 तक 3 गुना करना। अभी जितना डिजिटल पेमेंट है उसको 3 गुना करना 2025 तक, ये मकसद है। साथ में इन टारगेट्स को अचीव करने के दौरान 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, 6 एट्रीब्यूटिव्स को ध्यान रखा जाएगा। तो वो कौन कौन सी है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन। ये सारी चीज़ें यानी 6 एट्रीब्यूट्स को इसमें इंक्लूड किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये 6 एट्रीब्यूट्स याद रखिए। अब इसमें कुछ टारगेट्स रखेंगे। टारगेट्स क्या क्या है? जैसे कि आपको पता ही है कि चेक का जो इन्वॉल्वमेंट है वह पूरे पेमेंट वॉल्यूम है पूरे बैंकिंग में, उसका ओनली 0.25% ही होना चाहिए, और यानी इससे लेस ही होना चाहिए 0.25% से चेक से ट्रांजैक्शन। यानी कहने का इसका टारगेट है कि डिजिटल की ओर जाइए, चेक की तरफ कम होइए, ये इसका मेन उद्देश्य है। दूसरा टारगेट है कि अभी अपन क्रेडिट कार्ड का यूज़ ज़्यादा है लेकिन डेबिट कार्ड का यूज़ कम है, तो डेबिट कार्ड का यूज़ 2025 तक 20% पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स में होना चाहिए। जो स्वैप मशीन होती है उसमें 20% यूजेज डेबिट कार्ड का होना चाहिए, यानी क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा यूजेज होना चाहिए डेबिट कार्ड का। ये टारगेट है 2025 तक। अगला टारगेट है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जो PPIs है, जिसमें हम एडवांस कार्ड में पेमेंट फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस कार्ड को यूज़ करते हैं। इन PPIs का जो ट्रांजेक्शन है वह मोर देन 150% होना चाहिए। ये 3 टारगेट्स इंपॉर्टेंट है, और भी काफ़ी टारगेट्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। तो ये 3 टारगेट्स याद रखिए, 6 एट्रीब्यूट्स याद रखिए, और जो टारगेट है 2025 तक इसे याद रखिए। अगली कुछ एक्रोनॉमिक्स है, तो इन्हें आप याद रख लीजिए। APBS जिसकी फुल फॉर्म होती है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, FMI फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, और CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और CPFIR सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, CPS सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, PIDF पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, SFMS स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये कुछ शॉर्ट एब्रीविएशंस है जो रिसेंटली बैंकिंग में न्यूज़ में थी। इनमें से कोई भी एक पूछी जा सकती है एग्ज़ाम है, तो आपको सभी की सभी याद करने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिसेंटली इन्होंने फिर से एक कमेटी का गठन कर दिया है। एक नहीं 2 कमेटीज़ का गठन किया है, एक और पढ़ेंगे हम इसके बाद में। ये कमेटी है हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ एडवाइजरी कमेटी, और इसे चेयर किया जाएगा KV कामत के द्वारा। KV कामत के द्वारा हेड की जाएगी हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ एडवाइजरी कमेटी। और ये हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ क्या होती है? देखिए, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ इंडिया में तो न्यू है, लेकिन ये ग्लोबली अगर हम बात करें तो इसे काफ़ी फेमस सिक्योरिटीज़ है, काफ़ी यानी इसका क्रेज़ है। और इनमें आती है, एक तो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVITs, दूसरी आती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये 2 इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ है जो इंडिया में भी पॉपुलर नहीं है, तो इंडिया में इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, इसके बारे में इसकी पॉपुलरिटी बढ़ाना, ये सारी चीज़ें करने के लिए इसकी ग्रोथ को बूस्ट करना, ये मेन टारगेट है इस कमेटी का। और इसे हेड कौन करेंगे? KV कामत। KV कामत की बात करें तो ये रिसेंटली चेयरपर्सन है ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट NABFID के भी ये चेयरपर्सन है KV कामत, और यही इस कमेटी को हेड करेंगे।
याद रखिए ये इस कमेटी को हेड करेंगे। अगेन सेबी की एक और कमेटी है, इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट की, यानी पुरानी कमेटी है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। रिसर्च जो कैपिटल मार्केट में जो भी रिसर्च होती है उसके डेटाबेस से रिलेटेड ये कमेटी है। उन डेटाबेस को प्रमोट करना, डेवलप करना, मेंटेन करना, डेटाबेस को मेंटेन करना, रिसर्च को डेवलप करना, रिसर्च को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें की जाएगी इस कमेटी के द्वारा। और फिर से ये रिकॉन्स्टिट्यूट की गई, यानी इसके जो हेड है, जो चेयरमैन है, उसको चेंज कर दिया है। अब नए कौन है? रवि अंशुमन, डॉक्टर वी रवि अंशुमन अब रिसेंटली अपॉइंट कर दिए गए हैं रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के नए चेयरमैन सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। और अभी वर्तमान में रवि अंशुमन IIM बेंगलोर में प्रोफेसर है, IIM बेंगलोर में प्रोफेसर है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGP रिपोर्ट 2022, इंडिया रैंक्स 4th इन गोल्ड रिसाइकलिंग। गोल्ड रिसाइकलिंग के मामले में किस देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड रिसाइकिल किया इन द ईयर 2021? ये रिपोर्ट 2022 में रिलीज़ की है, लेकिन डेटा 2021 का है। तो 2021 में चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड को रिसाइकिल किया, मोर देन 130 टन्स इन्होंने रिसाइकिल किया, चाइना ने टॉप किया। फिर उसके बाद इटली, फिर US, फिर इंडिया की रैंक आती है 4th नंबर पर। इंडिया की रैंक आती है 4th नंबर पर। इंडिया ने 75 ऑफ टन्स इन्होंने गोल्ड को रिसाइकिल किया इंडिया ने 2021 में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और याद रखिए ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा ही, और इस रिपोर्ट का नाम है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग इस रिपोर्ट का नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट जो रिसेंटली रिपोर्ट्स रिलीज हुई थी उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या क्या है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक है 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। और रिसेंटली ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट रिलीज़ की गई। इस रिपोर्ट में इंडिया का जो बेंगलुरु है उसकी रैंक 22nd है, और सिलिकॉन वैली जो कि US की, इसने उसमें टॉप किया है। इंडिया की रैंक अगर ओवरऑल बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है, रिपोर्ट है डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट, किसमें देश में डिजिटल न्यूज़ का ज़्यादा क्रेज़ है। तो इसमें फिनलैंड ने टॉप किया है, इंडिया की रैंक इसमें 20th है। इंडिया की रैंक 20th है डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट में। अगली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट GSR रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक है 68th, और स्विट्ज़रलैंड ने इसे टॉप किया है। इंडिया की रैंक 68th है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में। इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट की ही रिपोर्ट से याद रखिए। अगली न्यूज़ है आर्मी ट्रेनिंग कमांड RAC इज पार्टनरिंग विद IIT मद्रास टू सेट अप ए 5G टेस्ट बेड एट इंदौर मिलिट्री कॉलेज। आपको पता है 5G टेस्ट बेड रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने IIT मद्रास में इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया। अब IIT मद्रास में इसे लॉन्च किया गया। अब IIT मद्रास के साथ किसने MOU साइन किया है, किसने पार्टनरशिप साइन की है? तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जो कि इसका हेडक्वार्टर शिमला में है। अब इसने साइन किया है IIT मद्रास के साथ, ताकि जो 5G टेक्नोलॉजी है वह इंदौर मिलिट्री कॉलेज में एस्टेब्लिश की जा सके, ताकि आर्मी के द्वारा 5G का जो यूज़ है आने वाले टाइम में उसका पहले से ही प्रिपेयरनेस बनाई जा सके, पहले से ही तैयारी हो सके। इसके लिए इंदौर मिलिट्री कॉलेज में 5G टेक्नोलॉजी का जो टेस्ट बेड है वह स्थापित किया जाएगा IIT मद्रास के द्वारा, याद रखिए। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया, शिमला में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली IIT मद्रास ने होमोसेप रोबोट भी लॉन्च किया था टू स्टॉप मैनुअल स्क्वेंजिंग इन इंडिया, याद रखिए होमोसेप रोबोट। और रिसेंटली टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी ओडिशा है, इन्होंने रिसेंटली IIT मद्रास में 5G ऑडियो और वीडियो कॉल भी टेस्ट की थी। पहली 5G ऑडियो और वीडियो कॉल कहाँ पर टेस्ट की? IIT मद्रास में। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कंबोडिया में रिसेंटली जो दुनिया की सबसे बड़ी फिश है फ्रेश वाटर की, उसको खोजा गया, और ये मेकोंग रिवर में खोजा गया, जो कि कहाँ पर है? कंबोडिया में। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेकोंग रिवर कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा कंबोडिया में ये स्थित है। इस फिश की बात करें तो ये 300 किलोग्राम की तो फिश है, और ये 4 मीटर लंबी है, यानी 13 फीट लंबी फिश है। 13 मीटर, ये आप देख सकते हैं, ये है फिश जो कि 13 मीटर लंबी फिश है, और ये फ्रेश वाटर फिश है। कंबोडिया में ये पाई गई। अगली न्यूज़ है विवा टेक्नोलॉजी 2022 इवेंट हेल्ड रिसेंटली इन पेरिस फ्रांस, यानी विवा टेक्नोलॉजी 2020 होस्ट हुआ। और ये विवा टेक्नोलॉजी यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप
फेस्टिवल है। स्टार्टअप फेस्टिवल यानी स्टार्टअप्स अपने अपने जो टेक्नोलॉजीज है, अपने स्टार्टअप्स है, अपने इनिशिएटिव्स उनको शोकेस करते हैं इस विवा टेक्नोलॉजी में। और रिसेंटली इसी में इंडिया के जो अश्विनी वैष्णव है यानी कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया इंडिया को। और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बताया क्या इस चीज़ में, इस इवेंट में इंडिया को रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री ऑफ द ईयर। कंट्री ऑफ द ईयर विवा टेक्नोलॉजी 2020 के दौरान इंडिया को रिकॉग्नाइज किया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनेगी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये बनेगी, अश्विनी वैष्णव ने इसी के दौरान इंडिया यानी फ्रांस में जो यूपीआई है, यूपीआई का जो यूज़ है और जो रुपे कार्ड है, इसे लॉन्च किया है। फ्रांस में लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, अभी तो लाइव आना बाकी है, यानी अभी स्टार्ट होना बाकी है। बाकी उन्होंने अनाउंस किया है कि फ्रांस में पहला यूरोप का कंट्री होगा जहां पर इंडिया अपना यूपीआई और रुपए कार्ड लॉन्च करेगा। तो ये 5th कंट्री बन जाएगी जो यूपीआई यूज़ करेगी इंडिया का, जिसमें पहली फर्स्ट कंट्री थी भूटान। भूटान फर्स्ट कंट्री है। सेकंड कंट्री है नेपाल। थर्ड कंट्री यूएई थर्ड कंट्री है। और फोर्थ कंट्री कौन सी है? फोर्थ कंट्री सिंगापुर। और 5th कंट्री अगर ये बन जाती है तो फ्रांस हो जाएगी। अगली न्यूज है GE स्टीम पावर साइन एन MOU विथ BHEL बेल टू सप्लाई 3 न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस। टर्बाइंस आपको पता है क्या होता है? टर्बाइंस होते हैं जो एरोप्लेन्स है उसमें जो इंजन यूज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं टर्बाइंस। तो स्टीम टर्बाइंस, न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस बनाने के लिए रिसेंटली BHEL बेल ने किसके साथ MOU साइन किया है? तो GE स्टीम पावर, जो कि टर्बाइंस बनाने का काम करती है, न्यूक्लियर टर्बाइंस और टर्बाइंस, इंजन्स और रिएक्टर्स, ये सारी चीज़ें बनाने की कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क की कंपनी है। और अब ये बेल के साथ MOU साइन किया है, लेकिन ये न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस बनाएगी कहाँ पर? ये सानंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में बनाएगी। इसका एक फैसिलिटी है, इसकी फैसिलिटी है GE स्टीम पावर की, यानी फैक्ट्री है या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सानंद में। यहीं पे इन न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस को मैन्युफैक्चर करेगा GE स्टीम पावर, जो कि कहाँ का है? ये है न्यूयॉर्क का है। बेल की बात करें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज़ है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अनाउंस दैट पाकिस्तान कुड बी रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था पाकिस्तान को इन द जून 2018। अभी से रिमूव करने की बारी आ गई है, यानी अब इन्होंने हो सकता है इनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया है और इसी के रिगार्डिंग अब इन्हें पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इस लिस्ट का मकसद होता है ग्रे लिस्ट में डालने का उन कंट्रीज़ में, जो कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में, उस पर मेन फोकस रहेगा अगर वह कंट्रीज़ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का काम करती है। तो अब आपको पता है टेरर फाइनेंसिंग का काम तो करती है पाकिस्तान, मनी लॉन्ड्रिंग का भी करती ही होगी। तो ये सारी चीज़ें इसी के कारण इस पर ग्रे लिस्ट में डाला गया था। ना केवल पाकिस्तान बल्कि अभी प्रेजेंट में 23 कंट्रीज़ FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। FATF की ग्रे लिस्ट में 23 कंट्रीज शामिल है जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ग्रे लिस्ट को इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट भी कहा जाता है। इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, इसे लॉन्च किया गया था 1989 में, 1889 में इसे लॉन्च किया गया था। ये बनाया था G7 समिट के दौरान, यानी G7 कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था। एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि FATF किस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया? तो G7 ग्रुप के द्वारा बनाया गया और इसे पेरिस में बनाया गया था जब G7 समिट पेरिस में हेल्ड हुआ था 1989 में। तो याद रखिए FATF, और FATF का मेंबर इंडिया 2010 में बना था। 2010 में इंडिया FATF का मेंबर बना था। FATF की जो मीटिंग है वह हर 4 महीने में होती है, यानी साल में 3 बार होती है FATF की मीटिंग। और रिसेंटली इसकी मीटिंग ये होस्ट हुई, इसी के दौरान ये सब कुछ अनाउंस किया गया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें FATF की, इसको बनाए पेरिस में था और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? पेरिस में ही है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग में, इसी की बिल्डिंग, इसी के हेडक्वार्टर में इसका सेक्रेटरीट है FATF का, याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है IAMAI, जिसकी फुल फॉर्म बनती है द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अनाउंसेस कमिटी टू स्टडी इश्यूज फेस्ड बाय द वेंचर कैपिटल फर्म्स इन इंडिया। वेंचर कैपिटल फर्म्स कौन होती है? वह फर्म्स जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करती है उन्हें बोलते हैं वेंचर कैपिटल फर्म्स। अब इन्हीं को अगर इन्वेस्टमेंट के दौरान किसी प्रकार के इश्यूज़ होते हैं तो इस इश्यूज़ को सॉल्व करना या किस प्रकार के इश्यूज़ होते हैं इसको जानने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए रिसेंटली IAMAI ने एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी को हेड करेंगे विकास अग्निहोत्री।
विकास अग्निहोत्री इस कमेटी को हेड करेंगे। तो याद रखिए, विकास अग्निहोत्री विल हेड द कमेटी टू स्टडी द इश्यूज फेस्ड बाय द वेंचर कैपिटल फर्म्स इन इंडिया। IAMAI की बात करें तो द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज है राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव बिकम इंडिया 74th ग्रैंड मास्टर। चेस प्लेयर है राहुल श्रीवास्तव फ्रॉम द तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और रिसेंटली 74th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सिंपल 1 नंबर का प्रश्न यही पूछा जाएगा कि राहुल श्रीवास्तव, या फिर ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली 74th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो आपका आंसर होगा तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव। इससे पहले 73rd ग्रैंड मास्टर जो कि जनवरी 2022 में बने थे, जिनका नाम है भारत सुब्रमण्यम। भारत सुब्रमण्यम ये कि लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी की न्यूज़ है, मुझे नहीं लगता आपके आरआरबी एग्जाम्स में पूछा जाएगा, लेकिन आप 74 तो आप डेफिनेटली याद करके जाइए ही। बाकी 73rd भी आप याद कर लीजिए क्योंकि 73rd को ही रिप्लेस किया है 74th ने। तो जो देश के पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम है विश्वनाथ आनंद, और विश्वनाथ आनंद वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं चेस में। और अभी तमिलनाडु 44th चेस ओलंपियाड भी होस्ट करने जा रहा है। ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में। विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में। अगली न्यूज है सीनियर डिप्लोमेट रुचिरा काम्बोज। रुचिरा काम्बोज वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन न्यूयॉर्क। पहले इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस कौन थे? TS त्रिमूर्ति। अब TS त्रिमूर्ति को कौन रिप्लेस करने जा रहा है? रुचिरा काम्बोज। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुचिरा काम्बोज को किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है? तो इन्हें इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस में अपॉइंट किया गया है। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंटली रुचिरा किस चीज़ में है, किस चीज़ का इनका रोल है? तो ये अभी प्रेजेंट में इंडिया की इन्वॉय है टू द भूटान। इंडिया की इन्वॉय है टू द भूटान। तो याद रखिए, रुचिरा काम्बोज अभी रिसेंटली परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई है यूनाइटेड नेशंस की, और इन्होंने रिप्लेस कर दिया है TS त्रिमूर्ति को। अगली न्यूज़ है DJ Pandian will head the India regional office of New Development Bank in GIFT City। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, और ये ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक बैंक है। इसका जो रीजनल ऑफिस है टू द इंडिया वह कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी में है। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, और इसी में इसका रीजनल ऑफिस स्थित है। और रीजनल ऑफिस इंडिया के जो नए हेड है, जो नए डायरेक्टर जनरल है, वह कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं DJ पंडियन। DJ पंडियन, इनका नाम याद रखिए, DJ पंडियन। अगली और लास्ट न्यूज है वर्ल्ड म्यूजिक डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 21 जून। हर साल को वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया जाता है, और इस साल भी मनाया गया है। वर्ल्ड म्यूजिक डे द सेम डे व्हेन वी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे। दोनों दिन एक साथ आते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड योगा डे। दोनों को ऐसे याद कर लीजिए कि हम योगा करते करते हुए म्यूजिक सुनते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ मनाई जाती है। इस साल मनाएगी 40th एनिवर्सरी, जिसे लॉन्च किया गया था पहली बार 1982 को, और इसे सबसे पहले फ्रांस में मनाया जाता था। लेकिन अभी मोर देन 120 कंट्रीज़ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जब फ्रांस में मनाया जाता था तब इसका नाम था फेटे दे ला म्यूजिक है, और अभी भी फ्रांस में तो ये नाम बोला जाता है। यानी इसके हिंदी में अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक या म्यूज़िक फेस्टिवल। तो फेटे दे म्यूजिक है, इसे फ्रांस में बोला जाता है। इस साल की थीम इंपॉर्टेंट बनेगी म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस इस साल की थीम है, यह थीम याद रखिए। तो ये था आज का ओवरऑल कंप्लीट सेशन 24 जून का। मिलते हैं 25 जून को। कैसा लगा सेशन? अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।